नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 18 जनवरी को प्रथम पारी में रीट लेवल सेकंड के साइंस मैथ का पेपर हुआ था और पेपर काफ़ी हार्ड भी था और उसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जो बहुत इजी भी थे और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो बहुत कठिन भी थे और कुछ प्रश्न इन दोनों के बीच में थे, यानी कि मध्यम के। अब हम बात मान सकते हैं कि मध्यम किस्म के वो प्रश्न थे। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आप ने अगर धैर्य से काम लिया है तो आप लगभग इस पेपर में 90 से प्लस आप अपने प्रश्न सही कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर भी बना सकते हो। अगर 90 से कम है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। लगभग 80 काट बाट के बचते हैं जिसके नंबर, उसकी स्थिति ठीक है, और जिसके 100 से ज़्यादा है उसका तो लगभग यही उम्मीद है कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी रिजल्ट आने के बाद में ही तय होगा, क्योंकि आपने देखा है कि पिछली कुछ भर्तियों में कट ऑफ हम कहाँ तक अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मान लो कि अभी हुआ था 4th ग्रेड में, हमने अनुमान लगाया था 110 115 और कट ऑफ देखो कहाँ तक गई है। तो आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है, परंतु जिस विद्यार्थी के 80 से प्लस है उसका स्कोर बहुत अच्छा है और उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, और जिसके 100 से अधिक है उसकी और ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और ये पेपर हो गया है। अब आपको निराश होकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 दिन है, माइंड फ्रेश कर सकते हो, आप घर जा सकते हो, अपने परिवार वालों के पास जा सकते हो। उसके बाद में आपको पुनः जो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की भर्ती आई हुई है उनकी तैयारी में लग जाना है। ठीक है, और जिन बच्चों के 80 से कम नंबर हैं वो भी एक बार घर अवश्य जाएं, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें। ऐसे उदास होकर के, मायूस होकर के मत बैठना, क्योंकि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जो परीक्षा देने के काबिल होता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और है कि हो सकता है कि आपके किस्मत में 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड लिखा हुआ हो, 3rd ग्रेड लिखा ही नहीं हो, तो 4 महीने और सही और वेट कर लेंगे, पर लगेगा जो अभी भर्ती हुई है 3rd ग्रेड से उससे ऊंची पोस्ट पर लगेंगे ना, तो घबराने की बात नहीं है। अब हम जो साइंस मैथ का पेपर हुआ था उसमें जीके से संबंधित लगभग 30 से 35 प्रश्न आए थे, उन पर हमें अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, और किस प्रकार के प्रश्न आगे जो एग्ज़ाम होने उनमें आ सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में है। ठीक है, इसमें से हमें सत्य को पहचाना है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम देने बैठो ना तो इस चीज़ को देख लेना कि एग्ज़ाम में सत्य को पूछा है या असत्य को। सबसे पहले इसमें बात करते हैं। पहला ऑप्शन, इस नहर का नाम राजस्थान नहर परियोजना था जब ये शुरू की गई थी। सत्य है, ये पॉइंट सत्य है, क्योंकि जब ये नहर परियोजना शुरू की गई थी तब प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर परियोजना था और 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया था। ये सत्य है। इसके बाद में इसे सबसे पहले 1948 में नियोजित किया गया था। ये भी बात सत्य है। ठीक है, इसे सबसे पहले कब नियोजित किया गया था? 1948 में। और किसके द्वारा किया गया था? इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि ये 1961 में अस्तित्व में आई थी। ये यहां पर गलत होता है। ये 1961 में नहीं आई थी। इसका जो प्रथम बार अस्तित्व में था वो 1952 में आई थी और इसका कार्य प्रारंभ हो गया था। कब आई थी? 1952 में। कब? 1952 में। और इनका जो शिलान्यास वो 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत होता है।
इसके अलावा अगला ऑप्शन है कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। ये सत्य है, क्योंकि राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, यहाँ पर ये प्रवाहित होती है और अपनी पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो ये ऑप्शन इसमें सत्य है। डी सत्य है, बी सत्य है और ए सत्य है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये है। डी, ए, बी और डी। ए, बी और डी, 3 नंबर ऑप्शन इसका सत्य रहेगा, क्योंकि ये अपने अस्तित्व रूप में 1952 में आई थी और इसका जो शिलान्यास था वो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 1958 में किया गया था। अब इसमें ये बात क्या बोल रहा है कि यह सबसे पहले नियोजित कब हुई, कि सबसे पहले कंवर सेन ने 1948 में से रखा था कि इस प्रकार की हम एक परियोजना बनाएंगे, और ये परियोजना धरातल पर कब उतरी थी? 1952 में। कब उतरी थी? 1952 में। और इस परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? 1958 में। 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ए, बी और डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ढटकी बोली किस भाषा से संबंधित है? तो ढटकी बोली है वो मारवाड़ी भाषा से संबंधित बोली है। इसके अलावा थली और गोरवाड़ी भी है जो कि मारवाड़ी भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेशों के बीच में चंबल नदी पर है। ये सत्य है कि चंबल नदी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है और इसमें दोनों का योगदान 50-50% रहा है चंबल परियोजना पर। ठीक है, और यह परियोजना 1965 से 66 में शुरू की गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि ये परियोजना 1953 या 54 में शुरू की गई थी। कौन सी? चंबल नहर परियोजना। कब शुरू की गई थी? 1953-54 में। 1965-66 में ये शुरू नहीं की गई थी और इसका पहला ऑप्शन है वो सत्य रहेगा, अभिकथन, और कारण इसका क्या रहेगा? वो गलत रहेगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कि ए सही है, लेकिन आर इसका सही नहीं है। अभिकथन सही है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, परंतु यह परियोजना 1953-54 में प्रारंभ की गई थी। ये जो प्रश्न है अभी हमने 3 किए हैं, उसमें एक प्रश्न तो था जो भाषा से संबंधित है, वो प्रश्न आया है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति की कक्षा 10 की किताब से, और ये 2 परियोजना से संबंधित प्रश्न है, ये हरिमोहन सक्सेना की किताब से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न भी कक्षा 10 की किताब से आया है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। पहला ऑप्शन मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में। सिवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। जूनागढ़, बीकानेर में। और गागरोन जो कि जलदुर्ग का उदाहरण है, कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो पहले का 2 नंबर ऑप्शन। इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले में 2 है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष साहब ने सर ने कहा था कि मूल किताबें पढ़े उन्हीं का सिलेक्शन होगा, वो बातें यहाँ पर लागू हो रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी ये बात राजस्थान के जो इतिहास एवं संस्कृति की कक्षा 10 की किताब है उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, और वो है संत धन्ना जी। कौन है? संत धन्ना जी, जो जाति से क्या थे? जाट। और ये किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। किसके शिष्य? रामानंद जी। और रामानंद जी कौन से संत है? निर्गुण या सगुण? तो हमारा उत्तर रहेगा निर्गुण संत है। और ये संत धन्ना जी है, धुवन टोंक में इनका जन्म हुआ था। ये जाट है, कुल से संबंधित है। देख लो दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार बोला है अपनी क्लासों में कि आप सिर्फ और सिर्फ इन किताबों को पढ़ो, क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है? विद्यार्थी ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पढ़े, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है जब हमारा उस किताब में दी हुई थोड़े से ज्ञान
तथ्यों से ही हमारा प्रश्न हल हो रहा है और हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो हम बेकार की मेहनत क्यों करें दोस्तों। ठीक है, तो ये है राजस्थान की मूल किताबों का सार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झालावाड़ की शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है। ये गलत है भाई, महाराव राम सिंह नहीं है, महाराव मदन सिंह है जिन्होंने झालावाड़ की चित्र शैली को स्वतंत्र रूप से विकसित किया था। इसके अलावा झालावाड़ के महलों दीवारों पर श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला और रामलीला के चित्र देख लो। ये पूरी की पूरी बात जो राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति की कक्षा 10 की किताब है उसमें यही एक बात लिखी हुई है, यही एक बात लिखी हुई है। और ये जो बात है राजस्थान है हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक आती है राजस्थान के सांस्कृतिक भाग से संबंधित है जिसमें चित्रकला और उनका वर्णन है, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी प्लस ये जो किताबें हैं इनके अलावा प्रश्न और कहीं से भी नहीं आएगा, और इनमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो सीमित मात्रा में दिया गया है। ठीक है, तो अगले एग्जाम में जब भी आप बैठो, आप इसे अगर जिन विद्यार्थियों के 100 से प्लस हो रहे हैं उनको भी अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई भावुक हो जाए, खुशी है कि हमारा तो पक्का हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, आपको और आगे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि ए गलत है और बी सही है, आर सही है। ठीक है, ए सही नहीं है और आर सही है, डी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। गोरबिया सौर परियोजना विद्युत परियोजना कौन से जिले में है। ठीक है, ये गोरबिया सौर परियोजना है जो वर्तमान में अभी शुरू की गई है, और ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। और इसमें उत्तर रहेगा जोधपुर, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र बड़ला भी स्थित है। ठीक है, एक बार हम गए थे देखने के लिए, यही हमारे तो पास में ही है। ठीक है, तो गोरबिया सौर विद्युत परियोजना कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये लो, ये फिर उसी किताब से आया हुआ प्रश्न है कि गुहिल राजवंश में शासनकाल का क्रम पूछा गया है। अब इन शासकों के बारे में दिया गया है, वो जो बीच में तेज सिंह समर सिंह है उनके बारे में नहीं दिया गया। पहले जयत्र सिंह आया था, उसके बाद में हमीर, और उसके बाद लाखा और कुंभा। इनका जो सही क्रम है वो यही है, ABCD। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो पार्वती, ये गंगा जो चंबल है उनका भाग है, बाणगंगा भी उनका भाग है, बनास भी उनका भाग है, परंतु माही नदी है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है। माही नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। और एक बात और कि बनास नदी का राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, राजस्थान में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो वो कौन सी नदी है, बनास नदी, जिसका जिक्र हरिमोहन सक्सेना की किताब में किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रतीक चिन्ह से संबंधित, और इन प्रतीक चिन्हों में पहले मैं बता देता हूं कि अजमेर का आपको याद होना चाहिए खरमोर है, और अजमेर के नीचे कौन सा है, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का मोर, और अजमेर के भीलवाड़ा के ऊपर कौन, अजमेर। अजमेर के ऊपर कौन, भीलवाड़ा के ऊपर कौन खड़ा है, अजमेर। भीलवाड़ा मोर और अजमेर खरमोर। तो खरमोर कहाँ का है, अजमेर का। सांबर हिरन, अब इसमें ऑप्शन देख लो कि सांबर कहाँ पर स्थित है, सांबर झील जयपुर उसके आसपास है, तो जयपुर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर हमें पता नहीं हो तो इस प्रकार हम तरीके से भी अलवर इसका रहेगा। लोमड़ी, लोमड़ी कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसका होगा बाड़मेर। और मोर है वो रहेगा भीलवाड़ा। तो इसमें पहले का 3 नंबर, दूसरे का 4 नंबर, तीसरे का 1 और चौथे का 2 नंबर। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। जो राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं उनमें अजमेर, भीलवाड़ा और बाड़मेर और अलवर से संबंधित पूछा गया है।
अजमेर जिसका है खड़मोर, मोर है भीलवाड़ा का, सांबर है अलवर का और लोमड़ी है बाड़मेर का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये रहेगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे कि राजस्थान में मेलों के बारे में कौन सा कथन। खलकाणी माता जो गर्दभ देवी है यानी कि गधों, यहाँ पर खलकाणी माता के मंदिर में गधों का मेला लगता है। ये जयपुर के भायगढ़ बंदिया गांव में आयोजित किया जाता है, ये सत्य है। इसके अलावा बणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है जो डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर मिलता है, ये भी सत्य है। इसके अलावा लखी मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतहरी में आयोजित किया जाता है, ये भी सत्य है। कपिल मुनि का मेला सीकर के खंडेला में आयोजित किया जाता है, ये गलत है। कपिल मुनि का मेला है जो कि कार्तिक पुण्य को कोलायत में भरा जाता है, कोलायत बीकानेर में। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ए, बी और सी रहेगा। ए, बी और सी इसमें सही है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो सभी प्रश्न है ना, ये राजस्थान का जो इतिहास और संस्कृति की किताब है उसमें से ही पूछे गए हैं और उनमें उस किताब में इनके बारे में वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न इनमें उस किताब में नहीं मिलता है तो उस प्रश्न का आप जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है राजस्थान के संस्कृति से संबंधित है उसमें उनका वर्णन जरूर मिलेगा आपको। चलिए इसका ऑप्शन हो गया, इसका उत्तर है गया डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, सही है। और ये यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, ये भी सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें सत्य है। ठीक है, ऐसे 5 वेधशालाएं बनाई थी स्वाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसमें राइट आंसर देखते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, स्वाई जय सिंह। और जंतर मंतर को ही यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है क्योंकि ये प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है अरावली के बारे में है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। असत्य की पहचान करनी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है, सत्य है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, यह भी सत्य है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, ये गलत है क्योंकि ये एक अपशिष्ट पर्वतमाला है। कौन सी? अपशिष्ट पर्वतमाला है, ज्वालामुखी नहीं है। तो इसमें जो हमारा सत्य कथन है असत्य वो रहेगा सी। और यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? सी। इसके अलावा तांबा, लैंड और जिंक भी यहाँ पर इत्यादि खनिज मिलते हैं, ये भी इनकी बात सत्य है। तो राइट आंसर रहेगा इसमें सी। ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है बल्कि एक अपशिष्ट पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की बोलियों के बारे में विचार कीजिए। रांगड़ी और निमाड़ी ये मालवी की उपबोलियां हैं, सत्य है भाई बात। रांगड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोली है जो मालवा प्रदेश में बोली जाती है। इसके अलावा हाड़ौती, कोटा, बूंदी और झालावाड़ और बारां क्षेत्र की बोली है। हाड़ौती जो हाड़ौती संभाग की है वो बोली है, सत्य है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी डाले गए, देखो इतने आसान। शेखावाटी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की है, तो आप सीधे से उत्तर लगा सकते हो कि ये कथन इसमें गलत है। मेवाती अलवर और भरतपुर के भागों में बोली जाती है, ये भी सत्य है। तो दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन से हैं? ए सही है, बी सही है और डी सही है, सी गलत है। ए, बी और डी, ए, बी और डी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, ए, बी और डी। ठीक है, ए, बी और डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनके वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में पूछा गया, प्रतिशत में नहीं पूछा गया है, को अवरोहीकरण में। अब एक बात यही होती है कि दोस्तों के पेपर में हम जाते हैं तो हमें आरोही और अवरोही का अंतर करना नहीं आता। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अवरोही का मतलब होता है उतरना,
यानी कि अधिक से कम की ओर। और आरोही का मतलब होता है चढ़ना। आरोही कितने शब्दों का शब्द है, कितने वाक्यों का शब्द है? ठीक है, अवरोही में कितने शब्द है? अवरोही में है 4 और उतरना में कितने हैं? 4। आरोही में कितने हैं? 3 और चढ़ना में कितने हैं? 3। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, अच्छा अवरोही क्रम में पता करना है तो सबसे पहले सर्वाधिक वन है वो अलवर में पाए जाते हैं। कहां पर? अलवर में। अलवर के बाद में हम बात करेंगे 12 की। 12 के बाद में बांसवाड़ा और उसके बाद में रहेंगे अजमेर। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा अलवर। 4 नंबर ऑप्शन किस में है? इसमें है। ठीक है, और इसमें भी है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा बी, ए ऑप्शन सत्य रहेगा। सर्वाधिक अलवर में, अलवर के बाद में 12 में, 12 के बाद में बांसवाड़ा में और उसके बाद में अजमेर में। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो ए ऑप्शन है सत्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये 2021 की जो वन रिपोर्ट है इसमें प्रतिशत नहीं बल्कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। और पूछा किसके बारे में गया है? अवरोही क्रम के बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए नंबर ऑप्शन। कौन सा? ए नंबर। सर्वाधिक अलवर में पहले स्थान पर, दूसरे पर 12, तीसरे पर बांसवाड़ा और चौथे पर अजमेर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर भाषा से संबंधित है, बोली से, कि मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर और जैसलमेर और पाली में बोली जाती है। सत्य है। ढूंढानी बोली जयपुर और दौसा में प्रचलित है। ये भी सत्य है। तो अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पर देखते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? ए आर और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर है। नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा इसमें, क्योंकि ये जो ऊपर अभिकथन और कारण दिया है ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, परंतु ये है सत्य। ये दोनों आर और ए दोनों ऑप्शन सत्य रहेंगे इसमें, परंतु ये दोनों की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, ये क्षेत्र है ढूंढानी क्षेत्र और मारवाड़ी। यहाँ पर इनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय बोली बोली जाती है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के लिए व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित व्यक्तियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देख लो अब प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं। ये भी कक्षा 10 की जो किताब है उसका जो लास्ट चैप्टर है व्यक्तित्व, उसमें इनका वर्णन किया गया है। अब पढ़ने वाला कितना पढ़े और क्या क्या पढ़े, अब इन व्यक्तियों का कालक्रम तक पूछ लिया है। पहले हम उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते थे। ठीक है, अब इनके सन को भी याद करो कि कब इनका जन्म हुआ, कब इनका निधन हुआ। अगले पेपर में ये पूछ लेंगे कि नहीं, पर इनको मिले हुए पुरस्कार के अनुसार इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर भी। इसमें कालक्रम पूछा गया है तो सबसे पहले आएंगे कृपाल सिंह शेखावत। इनका जन्म हुआ था 1922 में। ठीक है, उसके बाद में आएंगे कपूर चंद कुलिस, जिनका जन्म हुआ था 1926 में। ठीक है, उसके बाद में आएंगे कोमल कोठारी, जिनका जन्म हुआ था 1929 में। और अंत में आएंगे जगजीत सिंह, जो गंगानगर के हैं, 1941 में। कब है? 1941 में। पहले आएंगे सी नंबर ऑप्शन, जिनका जन्म हुआ था 1922 में। अब सी किस में है? बी में ही है, तो ये सत्य रहेगा। उसके बाद में आएंगे कपूर चंद कुलिस, जिनका जन्म 1926 में। और उनके बाद में आएंगे कोमल कोठारी, जिनका जन्म 1929 में। और अंत में आएंगे जगजीत सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1941 में। जगत सिंह को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था उनकी मृत्यु के उपरांत 2012 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि पिछवाई चित्रकला का किस चित्रकला से संबंध है।
अब देख लो, एक प्रश्न किस प्रकार के कठिन पूछे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के बड़े ही आसान प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछवाई कला कहाँ की है? नाथद्वारा की। कहाँ की? नाथद्वारा की चित्रकला प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई ठीक है जी, करते हैं। जो हुक्म मेरे आका। रघुकुल तिलक 1977 से लेकर के 1981 तक रहे थे। ओम प्रकाश मेहरा 82 से 85 तक रहे थे। वसंतराव पाटिल 85 से 87 तक रहे थे। सुखदेव 88 से 90 तक रहे थे। ABCD यही इनका कालक्रम है जी। तो यहां पर हमारा ऑप्शन रहेगा ABCD। देख लो, आपा पढ़ो और घटू कहाँ से ये सदस्य बने, राज्यपाल बनने से पहले कौन क्या सदस्य थे, किस विधानसभा थे, किस राज्य में इनका जन्म हुआ, ये सब पढ़ लिया और लास्ट में प्रश्न आ गया वो बड़ो ही आसान प्रश्न। ठीक है, वैसे ये ना ज़्यादा आसान है और ना ही ज़्यादा कठिन है, बस लेवल का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ABCD। इस प्रकार इस पेपर में मैंने देखा है कि पॉलिटिकल से संबंधित जो प्रश्न थे वो बड़े ही आसान थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। लो जी, अब इससे आसान पेपर और क्या होगा। प्रश्न, जीण माता सिक्कर, डिग्गी कल्याण जी टोंक, करणी माता बीकानेर, केला देवी करौली। तो पहले का 4 नंबर, इसमें एक में ही ऑप्शन है 4 नंबर, तो ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। जी करेंगे विचार। पहला कथन है कि राजस्थान में केवल 3.83 क्षेत्र पर ही सघन वनावरण है। ये सत्य है भाई, जो हाल ही की ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार। दूसरा है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय वनावरण 0.3 हेक्टर है, 0.03 हेक्टर है। ये भी सत्य है, ये जो देश का राष्ट्रीय औसत है उससे कम है। तीसरा ऑप्शन है सिरोही में न्यूनतम वनावरण है। नहीं जी, ये गलत है। सिरोही पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर वनावरण अधिक है, चूरू साइड में कम है। अगला है धोकड़ा वन राजस्थान के बहुतायत क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी सत्य है, धोकड़ा वन राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर A, B और D ऑप्शन वो सत्य रहेंगे। A, B और D, B नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट रहेगा। कौन सा? A, B और D, B नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है राजस्थान के पुलिस के सही पदानुक्रम का चयन कीजिए। अच्छा जी, कर लें, उच्चतम से निम्नतम। सबसे पहले आएंगे DGP साहब, DGP पुलिस महानिदेशक, फिर उसके बाद IGP पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, उसके बाद में आएंगे पुलिस अधीक्षक। ठीक है, और अंत में आएंगे क्षेत्र निरीक्षक। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा C ऑप्शन। नहीं, C ऑप्शन नहीं, पहले नंबर पर C। इसमें भी C है, इसमें भी C है, ये दोनों कट गया। दूसरे पर आएगा A। अब इसमें A नहीं है तो इसमें A है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा वो ऑप्शन होगा D ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है राजस्थान की कलाकृतियों के उनके उद्भव और प्रसिद्ध जिले से मिलान करना है। भाई मिलान कर देगा, इसमें मिलान करेंगे नीलमर्दबांड। अच्छा जी, ब्लू पोट्री का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। थेवा कला प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर, अकोला छपाई कला चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, बड़ी आसान प्रश्न है जी। ब्लू पोट्री जयपुर, थेवा कला प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर, अकोला छपाई चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर पहले का जो होगा वो 2 नंबर ऑप्शन ले जी। अब ब्लू पोट्री जी का एक नहीं याद है, वो भी इन प्रश्न है बड़ी आसानियों हल कर सके। देखो दोस्तों, RSSB बोर्ड का जो ये पैटर्न है ना, वो मेरी समझ से भी बाहर है। ठीक, अब इसमें प्रश्नों का कोई लेवल ही नहीं है। कहीं आपने इतने आसान प्रश्न दे दिए कि हर कोई कर सकता है, और कहीं पर इतने कठिन प्रश्न दे दिए कि कोई नहीं कर सकता। और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो डाउट वाले होंगे।
अब उन डाउटों में से जितने ज़्यादा सही करेगा ना, अब उसमें किस्मत का खेल है, तो जितने ज़्यादा सही करेगा वही उसके सिलेक्शन करा पाएगा। ठीक है, चलिए जी देखते हैं किसकी किस्मत में ये पद लिखे हुए हैं। और ये चीज़ मैं आरपीएससी की सही मानता हूँ, अगर कि उसने अपना पैटर्न देखा है ना, उसके आप पैटर्न देख लो कि आप उसमें अगर देखोगे तो कठिन प्रश्न आएंगे या फिर मीडियम वर्ग के आएंगे। ऐसे नहीं कि आसान दे दिया और कठिन से कठिन दे दिया, वो पेपर को लेवल में रखेंगे हमेशा। ठीक है, और किसी भाग से आरपीएससी में आप ये नहीं दे सकते हो कि मैं इस पार्ट को छोड़ देता हूँ, इस पार्ट से प्रश्न नहीं आएंगे, वो आप भूल कभी मत करना, क्योंकि आपके प्रत्येक पार्ट और प्रत्येक टॉपिक से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा उसमें। और इसमें आपने देख लिया कि इसने कला संस्कृति से संबंधित कितने प्रश्न डाल दिए, भाषा और बोलियों से संबंधित अब तक शायद 3 प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, राजवंश भी पढ़ो, पर राजवंश के बारे में ज़्यादा उन्होंने कहीं पर प्रश्न दिया नहीं है। देखते हैं आगे कोई आता है तो। चलिए खैर छोड़िए, हम तो अपने प्रश्नों पर जिक्र करते हैं। ये लो, ये फिर इनके साहित्य से संबंधित आ गया। बिसल देवरासो नरपति नहाले, सागत रासो गिरधरास्य की, खुमान रासो दलपति विजय की और हमीर रासो जोधराज की। इन दोनों के बारे में तो हमने हमारी क्लास में भी जिक्र किया था, और हमारी जो क्लास है वो राजवंश से संबंधित है, अभी चल रही है, और हमने चौहान वंश को कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास बनानी है, उसके बाद में हम कछवा वंश पर हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, और इन क्लासों का जो आधार रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है कक्षा 10 की, और इसके अलावा एक 12वीं क्लास की किताब है और जो कि 2018 का मॉडल है, और इसके अलावा एक किताब और है जो 2005 का राजस्थान ही बोर्ड की किताब है, वो भी उसमें राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित वो किताब है। ठीक है, और मैंने देखा है जो आज का पेपर हुआ या बीएसटीसी वाला हुआ था, उसमें भी देखा है कि जीके से संबंधित इतिहास और संस्कृति से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इन्हीं किताबों से आए हैं, इनसे बाहर नहीं है। तो एक बार आप हमारी क्लास को जरूर देखिए, और उसके बाद में आप स्वयं आकलन कर लोगे कि कौन से प्रश्न कहाँ से आए हैं, और ये किताब और ये क्लासें हमारे लिए कितनी किफ़ायती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बिसल देवरासो नरपति नाले के द्वारा, पहला का 4, सागत रासो गिरधरास्य का, दूसरे का 3, और 4 और 3 यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइसोब्यूटेन छोड़ दे भाई, आपने बस की बात गानी कि राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की झील है? लियो जी, पुष्कर है भाई, मीठे भी है, सांबर खारेगी, पचपदरा खारेगी, डीडवाना खारेगी, तो कौन सी है यहाँ पर? पुष्कर झील राजस्थान की मीठे पानी की झील है भाई जी, अजमेर में स्थित है। चलिए जी, पुष्कर झील के किनारे एक वराही मंदिर स्थित है जो चौहान वंश के शासक अर्णोराज के द्वारा बनाया गया था। यह अर्णोराज कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादोश्री। चलिए कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। कालीबंगा ये सभ्यता प्राचीन सरस्वती और दवसती नदी के किनारे पल्वित हुई। सत्य है जी, ये सभ्यता राजस्थान जिले में है। वाह जी वाह, के ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें अमलानंद घोष, 1900 बीबी लाल और बीके थापर, ये भी सत्य है। सी भी सत्य है, ए सी डी इसके सत्य है, और बी नंबर ऑप्शन इसका गलत है क्योंकि ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हमारे नज़दीक वाले जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी और डी इसके सत्य होने हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो जी नदियों से संबंधित भी आ गए हैं प्रश्न। बनास, माही, लूणी और साबरमती से संबंधित प्रश्न। बनास की सहायक नदी है मेनाल, माही की पनम, वाकल, जोजड़ी छोड़ दो एक बार, लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी, साबरमती की है वाकल, तो माही की पनम बच गई। अब वो नाम थोड़ा सो अजीब अटपटो सो नाम, वो पहली बार देखिए शायद तक, तो ये तीनों के हमें आते हैं, तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। और जिसे लूणी का पता है, जैसे लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी, तो 3 में 1 नंबर कौन सा आता है? 3 पर देख लो।
इसमें 3 नंबर पे ये लो जी, एक ये ऑप्शन है भाई, जिकन जो जड़ी को उठाया है लूणी का रटड़ हुआ है वो ही नाको पात दसी। अब देख लो इस प्रकार के प्रश्न दे रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, अच्छा प्रश्न था, ठीक है। और यार एक चीज समझ में नहीं आती कि पेपर बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं। 64 पेजों का पेपर आता है, बच्चा टेढ़ी कैसे पढ़ नहीं पाता है उसे 2.5 से 3 घंटे के समय में एक बार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कोपेन महाराज से संबंधित कि कोपेन ने राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय प्रकार की, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि जोधपुर और जैसलमेर BW HW यानी कि शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में DBW, ये शायद थारनवेट की जलवायु आ गई है बीच में, तो ये भी यहाँ पर सही है। चौथा ऑप्शन है कि अलवर और भरतपुर में EAD जलवायु प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये गलत है। CAW प्रकार की या CWG प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है अलवर भरतपुर में। EAD प्रकार की जलवायु जैसलमेर और जोधपुर बीकानेर में पाई जाती है। तो यहाँ पर A, B और C तीनों सत्य हैं इसके, और D नंबर ऑप्शन का गलत है। तो A, B और C। अब जिसका भी ये पेपर है उसने इस प्रश्न को गलत कर दिया है बड़ी आसानी से, ठीक है। तो यहां पर B ऑप्शन इसका सत्य रहेगा, ठीक है, A, B और C। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पर है? 12 में जी, ठीक है। पहले को 3 है तो 3 में 1 में मिलन लाग रही है, लो जी 1 में सही कर दिया यहाँ पर, अगला पढ़ना ही कौन। सीता माता कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, ताल छापर चूरू में, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, इस पर चर्चा करते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रत्यक्ष से संबंधित है। इससे भारत की विशिष्ट पहचान एक ही से है, वो है आधार कार्ड, क्योंकि इसी में ही सबकी ये बाकी जो भी है वह इस पर ही आधारित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा A नंबर ऑप्शन, आधार कार्ड इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लो जी, महाराणा प्रताप संबंधित आ गया है हमारा प्रश्न। महाराणा प्रताप 1972 में मेवाड़ के शासक बने थे जी, बहुत सत्य बात है। उन्होंने प्रतिबद्ध सामंत और भिल्लों का दल एकत्रित किया था, यह भी सत्य है। उन्होंने अपना ठिकाना कुंभलगढ़ से गोगुंदा स्थानांतरित किया था, ये गलत है जी, क्योंकि आपने अगर हमारी क्लास देखी हुई तो वहाँ पर हमने देखा है कि गोगुंदा से वो अपना जो कार्यालय है, जो अपनी राजधानी है, अपना जो क्षेत्र कर्म क्षेत्र बनाता है वो कुंभलगढ़ लाते हैं। कहाँ से? गोगुंदा से कुंभलगढ़ लाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत आएगा। उन्होंने 18 जून 1576 को खमनौर के पास मुगल सेना से संघर्ष किया था, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है। इसे खमनौर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था, और कर्नल टॉप ने इसे मेवाड़ का थर्मोपली कहा था, ठीक है। तो इसमें A, B और D ये सत्य है, A, B और D, A, B और D इसमें सत्य है। इसमें ये ऑप्शन था ना वो बहुत अच्छा दिया हुआ था कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा, ठीक है। कंफ्यूज करने वाला प्रश्न ऑप्शन था, परंतु इसमें A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए ही नहीं थे उन्होंने, तो बच्चा कंफ्यूज होगा कहाँ पर, ठीक है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ आए थे, न कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा गए थे। यहाँ पर A नंबर ऑप्शन इसका राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी न, हड़ौती नो, मेवाती नो, कौन सी? बागड़ी बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी भाषा बोली जाती है। आपा जैसलमेर और बीकानेर में ये बोली जाती है वो बागड़ी होती है, और ये वागड़ी। कौन सी भाषा? वागड़ प्रदेश है तो वहां पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। आपने अगर बोला है ना बागड़ी, ये भाषा अलग है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को पूर्व से पश्चिम की तरफ में व्यवस्थित करना है जी। कर देंगे जी, ये मोटी बात है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी में बालू प्रदेश, उससे थोड़े पूर्व की ओर जाएंगे अरावली, उससे और पूर्व जाएंगे तो पूर्वी मैदानी भाग, और उससे अंत में जाएंगे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती का पठार। तो यहाँ से हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है, तो 1 नंबर पर आएगा 4 नंबर D। उसके बाद में C,
उसके बाद में बी और उसके बाद में ए। लो जी, ये हमारा राइट आंसर इसका डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न अच्छा था। तेजा जी 1073, गोगा जी 1003, इनका जन्म बता रहा हूँ। बाबू जी 1239 में, देवनारायण जी 1243 में। ठीक है, तो इनको आप कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहले पर आएगा बी नंबर, फिर ए और फिर सी और अंत में डी। बी ए सी डी, बी ए सी डी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब ओ बैठो जिक्के भी हो और ओ प्रश्न भी गलत कर दियो। बी ए सी डी इसका राइट आंसर रहेगा। तेजा जी जिनका जन्म खरनाल में हुआ था, गोगा जी जिनका जन्म ददरेवा में हुआ था, बाबू जी जिनका जन्म कोल्लू फुलोदी में हुआ था, देवनारायण जी जिनका संबंध कहाँ से और सीधे भीलवाड़ा से गुज्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लो जी अवरोही और फेर आ गया। अवरोही यानी कि उतरना, उतरना है अपन। ठीक है, अवयव क्षेत्र के अनुसार कि सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबसे ज्यादा है बनास का, बनास के बाद में आती है चंबल, तो चंबल है इसमें, बनास है नहीं। चंबल के बाद में आती है माही, माही है। माही के बाद में आती है साबरमती और साबरमती के बाद में आती है बाणगंगा। ये हरिमोहन सक्सेना की किताब में दिया हुआ है। बाकी ये जो विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशन है उसमें जिक्र नहीं मिलेगा, परंतु हरिमोहन सक्सेना की जो किताब है उसमें स्पष्ट रूप से इनके बारे में, वह क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले पर है चंबल, ए नंबर ऑप्शन इसमें एक में ही है, तो लियो जी आप असी तो सही कर दिया है। दूसरे पर बी सही है, तीसरे पर एक मिनट गड़बड़ होगी, ए बी सी और डी। और हमारे अनुसार जो हरिमोहन सक्सेना की किताब उसमें सबसे पहले चंबल, उसके बाद में माही और उसके बाद में साबरमती और बाणगंगा दिया हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से इसमें सी 3 नंबर ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, शायद तक हो सकता है कि मेरे से ही गलती हो गई है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही रहेगा वो रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, ए बी सी और डी। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। हो सकता है मानवीय भूल हो गई है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो गलती हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये लो जी अगला प्रश्न आ गया, सरिस्का बाग परियोजना से संबंधित और सरिस्का बाग रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। तो पहला कथन है कि 1 नवंबर 1965 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ये ही गलत है, क्योंकि इसे 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरी बात करते हैं 1978-79 में इसे बाघ रिजर्व घोषित किया गया, ये भी सत्य है। इसका जो वन क्षेत्र है वो 1213 किलोमीटर है, 12 और 13। ठीक है, वन की 12-13 उसी, वो भी तो ये 12-13 ही है, तो ये भी सत्य है। यहाँ पर बाघ के अलावा जंगली सुअर, तेंदुआ और सांबर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और सांबर क्या है, अलवर का राज्य पक्षी है भी। ठीक है, तो ये भी सत्य है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन वो गलत रहेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन रहेगा इसमें बी सी डी। अब जो करने वाले ने पहले इसे सही किया है, फिर इसे काटा है और फिर इसको किया है, देख लो जी, कोई बात नहीं, पेपर ही टाइप को है, ठीक होने पड़े। जो ज़्यादा तैयारी करते हैं ना उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतना आसान प्रश्न तो कैसे दे दिया। हो सकता है इसमें कोई ना कोई लॉजिक होता है, और वो क्या होते हैं, फिर रगड़े जाते हैं जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट रहेगा, क्योंकि इसे वन का जो दर्जा था, अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थली और गोड़वाड़ी की उपबोलियां ल्योसा। चौथा प्रश्न आ गया साहित्यक। थली और गोरवाड़ी एक धटकी भी है, तो वो भी मारवाड़ी से था, और ये थली और गोरवाड़ी भी किससे है, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? वासुदेव जी, वासुदेव है देवनानी, बीजेपी पार्टी के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के एक अभिकथन और एक कारण देड़ है, बस
अंग की कमी है कि 94% जिप्सम हुआ है। ठीक है जी, हुआ है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम का भंडार है बहुत ज़्यादा, ये भी सत्य है, ये दोनों ही सत्य है। परंतु ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, न ही ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है होगा वो सही रहेगा। आर और ए सही है, परंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये शायद तक हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। गेर कहाँ पर है? मेवाड़ और बाड़मेर में। गिद्दड़गढ़ है शेखावाटी में, गुड़लोगढ़ है जोधपुर में, वालरगढ़ है सिरोही में। सिरोही में कौन सी है? ग्रास्य जनजाति है। ग्रासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य किया जाता है। गुड़ला त्योहार नृत्य कौन सा है? जोधपुर में, जिसमें एक छिद्रित मटके में दीपक जला कर रखा जाता है, जो गुड़ेल खान की स्मृति में हो रहा है। उस समय के राजा सातल देव की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, गिद्दड़ और गेर ये होली विशेष है। गेर मेवाड़ बाड़मेर में और गिद्दड़ शेखावाटी में। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पहले का 3 नंबर। इसमें भी है और इसमें भी है। 1 मिनट, क्या हुआ? अच्छा, बेक हो गया क्या? ठीक है, पहले का कौन सा रहेगा? इसमें 3 नंबर ऑप्शन इसका पहले का हमारा रहेगा। और 3 नंबर ऑप्शन उसके बाद में 4 नंबर, 3 के बाद में 4 नंबर, 4 के बाद में 1 नंबर और 1 के बाद में 2 नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा जो साइंस और मैथ से संबंधित जो पेपर हुआ था, उसमें राजस्थान जीके से संबंधित जो भी बातें थी, प्रश्न आए थे, उनका सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के पेपर में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स मिलते हैं और जिन बच्चों का कमज़ोर हुआ है पेपर, यानी कि 80 से कम रहे हैं वो भी, और जिनके 100 से प्लस रहे हैं वो भी अपने 2 दिनों की अपनी तैयारी को थोड़ा रोक करके अपने परिवार वालों के पास मिलकर अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और उसके बाद में पुनः अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो दोस्तों ये बता देता हूँ कि इस पेपर में आप देख लो, कहीं पर तो इतने आसान प्रश्न पूछे गए और कहीं पर इतने कठिन प्रश्न। 64 पेजों का पेपर दिया है तो बच्चे देखते ही सबसे पहले यही हो जाएंगे कि 64 पेजों में क्या दिया है उन्होंने। अब एक पेज पर एक एक प्रश्न दिया है तो ऐसे ही होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सभी बच्चों से ये पेपर अच्छी प्रकार से अटेंड ही हुआ होगा क्या। ठीक है, तो जिन बच्चों के नंबर कम बने हैं वो घबराए नहीं, हमें और आगे तैयारी करनी है और अपा 3rd ग्रेड को नहीं, अपा सीधा 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड ही लाक्स है। ठीक है, और दोस्तों हमारी जो क्लास है वो राजवंश से संबंधित लगातार चल रही है और जो हमारी क्लासें हैं वो केवल मूल किताबों से ही बनाई जा रही है और हैंड राइटिंग नोट्स भी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और उनकी जो PDF है वो भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सिलेक्शन पॉइंट है वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम में जाकर के उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आप पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी जो भी नई क्लासें हैं उनकी अपडेट है, उनकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, और किस प्रकार लगा आज का पेपर आपको और किस किस विद्यार्थी के कितने % सही हो रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।